दस्तावेज को अपने नाम कराने में सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है और जो समस्या उत्पन्न करने का काम करता है वो परिवार के लोग होते हैं। देखिए, आज हम आपको इसके बहुत जरूरी नियम बताने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। कि कैसे आपको कागजात तैयार करना है, कैसे उसको रजिस्टर करना है, कैसे वो रजिस्टर अगर आप उस तरीके से कर लेंगे तो आने वाले समय में कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। हाँ, एक समस्या और है कि अगर परिवार के लोग उसमें अड़चन डालने का प्रयास करते हैं, जो आप अपने दस्तावेज है अगर उसमें तैयार करवाने में अगर आप कराना चाह रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति के द्वारा जो है परिवार के लोग के द्वारा ही अड़चन डालने का काम किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या नियम है और कौन सा नियम आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो भी अपना आप सारा काम करवा सकते हैं। जो करता है वो अपना करते रहे, लेकिन आपका काम तो नहीं रुकेगा। तो ये भी समझना यहाँ पे बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। देखें, वर्तमान में जो इसका नया नियम है और अभी जो वर्तमान में नियम चल रहा है, और ये नियम कौन तय करता है। जैसे आप ये जो नया नियम की बात कर रहे हैं, ये नया नियम जो है कौन तय करता है, तो वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो कोई भी नियम लगाया जाता है। अगर मतलब नियम में कुछ अपना उनका नियम लगाना है, तो बाकी जो नियम है ऑलरेडी पहले से हर जगह वो नियम है, वो तो है ही जो कि हमारे कानून में है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा एक और नियम यहाँ पे उनके द्वारा लगाया जाता है कि आपको किस तरीके से अपना संपत्ति का नामांतरण करना है। मतलब ये हुआ कि संपत्ति अगर मान लेते हैं दादा के नाम से दर्ज है, तो दादा के उसके बाद मान लेते हैं पिता है, चाचा है, ठीक है, और इस तरीके से है, तो यानी दादा का प्रॉपर्टी पिता के नाम हुआ, पिता की प्रॉपर्टी जो इनका बेटा है उनके नाम हुआ। तो ये प्रक्रिया होता है नामांतरण का। तो नामांतरण भी बेहद जरूरी होता है संपत्ति का। कि मान लेते हैं कि संपत्ति अभी दादा के नाम से पिता के नाम से हो गया, और पिता के नाम से यहाँ पे जो पिता और चाचा दोनों का होगा। अब जो पिता का संपत्ति है वो पिता के अगर दो बेटा हैं, ठीक है, तो उनके नाम से वो संपत्ति हो जाए। तो ये बेहद जरूरी होता है करवाना। ये अगर आप नहीं करवाते हैं तो यही एक सबसे बड़ा झंझट उत्पन्न करता है, जो समस्या उत्पन्न करता है, परिवार में विवाद उत्पन्न करता है। कि इसलिए आने वाले समय में आप अभी फिलहाल जो है हो सकता है कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, लेकिन अगर आने वाले समय में आप, कहने का मतलब सीधा सीधा ये समझ लें कि आप अपना पैसा में रख सकते हैं क्या। अगर आप रख सकते हैं, यानी उनपे जो आपके भाई हैं या कजन हैं या अपने परिवार के कोई सदस्य हैं, आप नहीं रख सकते। ऐसा आप डिसीजन तुरंत नहीं लेते हैं कि अपना अकाउंट का सारा पैसा दूसरे में रखें। तो उसी तरीके से ये होता है कि अगर मान लेते हैं दादा की कोई संपत्ति है और आपने अपने नाम नहीं कराया अभी तक, तो इसका मतलब ये है दादा के जितने वंशज हैं सभी उसको यूज कर सकते हैं, सभी का उसका अधिकार है। लेकिन जब एक बार नामांतरण हो जाता है तो ये अधिकार जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब एक पूरी संपत्ति का अगर नामांतरण कर दिया जाए, ठीक है, अब उसमें 3 लोग उसको जो है उसके हक लेने वाले हैं, तो ये अब यहाँ पे इस संपत्ति का नामांतरण होने के बाद एक संपत्ति 3 पार्ट में अलग अलग हो गया। तो ये यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि इसको तैयार कैसे किया जाए। देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि तैयार करने के लिए आप ये जो देख रहे हैं, ये स्टाम्प ड्यूटी 1000 का है, लेकिन आप लगभग जगह आपको देखने को मिलेगा कि 1000 का स्टाम्प पे आप अपना संपत्ति को नामांतरण के लिए जो है सारा कुछ तैयार करेंगे। लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका स्टाम्प ड्यूटी क्या है। आप अपने राज्य में पता कर लें कि संपत्ति को ट्रांसफर करने में कितने का स्टाम्प ड्यूटी का जो वैल्यू है, स्टाम्प पेपर का जो वैल्यू है वो लगता है। ये अपने राज्य में जरूर पता कर लें। हो सकता है कि आपका कम हो सकता है कि आपका ज्यादा हो, लेकिन 1000 से आपको ज्यादा देखने को नहीं ही मिलेगा लगभग। तो 1000 का स्टाम्प अगर आपके राज्य में है तो आप ये स्टाम्प पेपर लेंगे। उसके बाद सबसे इसके साथ जो अटैच होता है वो है वंशावली, है ना। वंशावली आपको देना होगा।
वंशावली आपको बनाना होगा। वंशावली आप ग्राम पंचायत या कोर्ट से जो है वो भी बनवा सकते हैं, दोनों जगह बनवा सकते हैं। कोर्ट जाएंगे, किसी वकील से बात करेंगे, आपको वंशावली बनवाना है तो आप वहां से बनवा लेंगे। तो ये इसके साथ एक अटैचमेंट हो गया। दूसरा, इसलिए कि वंशावली ये प्रूव करता है कि उस संपत्ति के आप वंशज हैं। अब अगर संपत्ति मान लेते हैं दादा के बाद जो है पिता और चाचा के नाम से दर्ज है, ठीक है, और आप अपने नाम कराना चाहते हैं, बेटा अपने नाम कराना चाहता है, तो उस केस में अगर पिता अगर जीवित हैं तो पिता इस बात का सपोर्ट करेंगे, पिता अगर जीवित नहीं है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये यहाँ पे दस्तावेज, हाँ अपने नाम आप कराना चाहते हैं और वर्तमान में पिता के नाम से संपत्ति दर्ज है, तो पिता इस बात का सपोर्ट अगर करेंगे वंशावली के अनुसार कि वो उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर बेटा अपने नाम से भी संपत्ति करा ले, तो उस केस में वो करा सकता है, किसी पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि संपत्ति उनके नाम से वर्तमान में है और वो यहाँ पे जो है अगर आप अपने नाम से कराना चाहते हैं और इनका कोई भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, यह एक प्रकार का अड़चन है। ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं या चाचा ही चाह रहे हैं कि वो संपत्ति आपके नाम से नहीं हो, उनके द्वारा कोई भी अड़चन यानी ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, तो फिर इसमें रुकावट हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे एक आपत्ति लगाया गया है। आपत्ति को जांच करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद देखा जाएगा, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया जाएगा। तो इसलिए परिवार के लोग अगर संपत्ति नामांतरण कराने में, है ना, या संपत्ति की बिक्री करने के बाद भी, है ना, बिक्री करने के बाद भी जो उसका दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है उसमें भी अगर वो आपत्ति दर्ज करा देते हैं परिवार के लोग, तो वो दाखिल खारिज और म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है वो रुक जाता है और उसको एक तरह से तो रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। और रिजेक्ट में उसका जो रीजन है वो ये दे दिया जाता है कि संपत्ति पे किसी भी प्रकार का विवाद है। तो ये अड़चन अगर परिवार के लोग लगाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन इससे बचने का हम आपको उपाय भी जरूर बताएंगे। पहले इस दस्तावेज के बारे में बताते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या चाहिए, यानी वंशावली हो गया, ये पेपर हो गया, उसके साथ आप एक तरह से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फादर का, अगर फादर जीवित हैं, और अगर जीवित नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो ये सब जरूरी दस्तावेज है जो आपको देने होंगे। अब यहाँ पे सारा कुछ लिखाएगा डिटेल कि आपकी संपत्ति क्या है। संपत्ति में मान लेते हैं कोई जमीन है, तो जमीन जो है, किस जमीन का जो होता है ना, सब एक तरह से बटा हुआ होता है कि जमीन जो है वो कहाँ पे है, एक तरह से वो सारा कुछ। अब ये है ना, ये आपको अगर लिखने नहीं आ रहा है तो आप किसी वकील को इस सकते हैं, और लोकल कोई भी ऐसे कर्मचारी हैं, जैसे अगर कोई प्राइवेट अमीन है तो उनके द्वारा भी आप करवा सकते हैं। इसलिए कि उनको भी मैप, नक्शा, ये सब मैनेजमेंट का अधिकतर नॉलेज होता है, तो आपकी चौहद्दी को काफ़ी बेहतर तरीके से मेंशन करने का वो काम करेंगे और उसमें लिखने का काम करेंगे। तो आप उनसे भी करा सकते हैं या किसी वकील से भी करा सकते हैं, दोनों से करा सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और अगर आप खुद जानकार हैं तो अपने से भी कर सकते हैं। अब ये जो दस्तावेज है इसमें सारा जो प्लॉट है, जमीन है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। ये प्लॉट का खाता, सब कुछ एक बार देखना भी पड़ता है, खाता क्या है या जो भी उसका मतलब प्लॉट का नंबर है, ठीक है, प्लॉट नंबर हो गया, उसके साथ उसका एरिया वगैरह जो भी है वो सारा कुछ मेंशन करना होना बेहद जरूरी होता है। तो ये सब करने के बाद ये जो है सरकार के द्वारा ऑनलाइन इसका प्रक्रिया होता है। इस दस्तावेज को ऑनलाइन के लिए भेज दिया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद वेरीफाई किया जाता है कि संपत्ति जो आपने दर्ज किया वो किन व्यक्ति के नाम से दर्ज है, वो आपका उनसे क्या रिलेशन है, ठीक है। ये सारा कुछ वेरीफाई, जो राजस्व के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये सारा कुछ वेरीफाई किया जाता है। और वेरीफाई करने के बाद जो है ये आपका नामांतरण प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लेते हैं वेरीफाई करने में किसी भी प्रकार का, अगर किसी प्रकार का अड़चन आ गया तो ये नामांतरण प्रक्रिया जो है उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अब अड़चन कौन लगाएगा? परिवार का लोग। अगर उसको आपत्ति है कि आप जो संपत्ति ले रहे हैं वो आप नहीं ले सकते हैं, उनमें उनका भी हिस्सा है, उनका भी शेयर है, और इस प्रकार की अगर वो आपत्ति लगाने का काम करेंगे तो वो जो है नामांतरण प्रक्रिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब ये अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर अब आपके पास क्या चारा है, ये बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया ना, तो सिर्फ आपके पास यही चारा है कि अब जो अगला प्रोसेस आप करवाएंगे तो यानी न्यायालय के द्वारा करवाएंगे, यानी अब जो भी होगा वो सिविल न्यायालय से पार्टीशन होगा, और पार्टीशन के बाद ही आप जो है, या ठीक है आप ग्राम पंचायत से अपना बंटवारा कर सकते हैं, है ना, पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं। अगर मौखिक तौर पे तो अब आपका रहा ही नहीं दस्तावेज, तो पंचनामा एक बार कर सकते हैं, या उसके में भी अगर नहीं माने तो पार्टीशन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते